सो हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स है तब आपको डिडक्शन मिलेगा IBA में। यहाँ पे एसएससी को क्या करना है, एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, और उसका कुछ कंडीशंस है विच दे हैव टू फुलफिल। द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी after 1st June 2016 but before 31st March 21। सो 1st जून 2016 से लेके 31st मार्च 21 ये वाला पीरियड में जिस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है उसी प्रोजेक्ट में आपको सेक्शन IBA में डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर अभी कोई इस स्कीम में जाना चाहे और अगर उसको अप्रूवल मिले तो फिर दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर दैट पर्सन, लाइक 80 IBA अवेलेबल नहीं है अब। ये कब तक था, 31st मार्च 21 तक। The project is completed within a period of 5 years from the date of approval by competent authority। और जिस दिन आपको अप्रूवल मिले उसके 5 साल में आपको अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट करना है। So within 5 years you have to complete where the approval in respect of housing project is obtained more than once. Project shall be deemed to have been approved on the date on which building plan। See, if your housing project, suppose 2 बार you went for approval, एक डेट 1, एक डेट 1 पे आप अप्रूवल लेते हैं और एक डेट 2 पे आप अप्रूवल लेते हैं। 2 डेट पे अगर आप अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लिया है तो जिस दिन आपका हाउसिंग का प्लान पास हुआ था उस दिन माना जाएगा कि आपका डेट ऑफ अप्रूवल, उस दिन आपको अप्रूवल मिल गया था फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। The project shall be deemed to have been completed when certificate of completion of project as a whole is obtained in writing from the competent authority, and you should get a certificate in writing। जब आप सर्टिफिकेट राइटिंग में सर्टिफिकेट लेंगे तभी आपका ये माना जाएगा कि आपको अप्रूवल मिला है। The carpet area of the The carpet area of the shops and commercial establishments included in housing project does not exceed 3% of the carpet area। मतलब हाउसिंग प्रोजेक्ट में जितना शॉप्स अगर और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स अगर आपको बनाना है, मतलब आपको बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ, सपोज बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ उसमें आपको शॉप्स भी बनाना है, तो शॉप्स का जो कारपेट एरिया है, कारपेट एरिया मींस द फ्लोर एरिया ऑफ द शॉप, कितना बड़ा आपका शॉप होना चाहिए वो एरिया जो है आपका टोटल का सिर्फ 3% कवर कर सकता है। इसका जितना भी आपका टोटल ऑफ द बिल्डिंग और शॉप मिला के टोटल आप जितना बड़ा बनाएंगे उसका जो स्क्वायर सेंटीमीटर में जो आपका एरिया है उस एरिया का सिर्फ 3% आप शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को दे सकते हैं, उससे ज्यादा यू कैन नॉट गिव टू योर शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका ये घर का प्रोजेक्ट होना चाहिए, घर बनना चाहिए। 97% ऑफ द एरिया में 97% ऑफ द एरिया में घर होना चाहिए, सिर्फ 3% में ही आपका शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होना चाहिए। Now see, according to the place आपको प्लॉट का साइज दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेस। मतलब इफ इन कुछ सिटीज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसका आप 1000 स्क्वायर मीटर्स आपका मिनिमम प्लॉट एरिया होना चाहिए, इतना बड़ा जगह में आपको घर बनाना पड़ेगा, मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर्स। और अदर प्लेस में 2000 स्क्वायर मीटर्स, इतना बड़ा एरिया में आपको ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में क्या क्या आता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये सब फरीदाबाद आएगा। फिर हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, मुंबई में होल ऑफ मुंबई विल बी इंक्लूडेड। ये सब अगर सिटी है तो आपको 1000 स्क्वायर मीटर्स का मिनिमम प्लॉट एरिया होना चाहिए और मैक्सिमम साइज ऑफ कारपेट एरिया। रेजिडेंशियल यूनिट्स जो आपका बनेगा, एक घर
मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, पूरा एरिया शुड बी 1000 स्क्वायर मीटर। आपका जो प्लॉट है, लैंड है, वो मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो छोटा छोटा यूनिट्स बनेगा, रेसिडेंशियल यूनिट्स जो है 60 स्क्वायर मीटर्स, उसका कारपेट एरिया मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए। जो आपका रेसिडेंशियल यूनिट्स है उसका कारपेट एरिया मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए। और फ्लोर एरिया आप कितना यूज कर सकते हैं, 90% यू कैन यूज। फ्लोर ऑफ द हाउस जो है दैट शुड बी 90% शुड बी यूज्ड। मतलब इस 60 स्क्वायर मीटर्स में आपको फ्लोर एरिया 90% यूज कर लेना है। एनी अदर प्लेस में सेम थिंग, बट उसमें क्या बोला है, 2000 स्क्वायर मीटर्स होगा, 90 स्क्वायर मीटर्स एंड 80% शुड बी द फ्लोर एरिया। प्रोजेक्ट इज ओनली हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन सच प्लॉट ऑफ लैंड जब ये प्रोजेक्ट डज नॉट एक्सीड 45 lakhs। मतलब रेसिडेंशियल यूनिट, एक रेसिडेंशियल यूनिट उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एक घर, एक जो आप रेसिडेंशियल यूनिट बनाएंगे उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Where a residential unit in housing project is allotted to individual, तब it should be allotted no other residential। सपोज आप एक इंडिविजुअल को दे चुके हैं तो फिर आप उसका स्पाउस, माइनर चाइल्ड को और नहीं दे सकते। यू कैन नॉट अलॉट इट टू एनी अदर स्पाउस और माइनर चाइल्ड। मतलब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में से एक ही जन को मिलेगा, उस इंडिविजुअल को मिल गया है तो उसकी फैमिली में और किसी को नहीं मिलेगा। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो आप कितना डिडक्शन यू विल रिसीव, 100% ऑफ द प्रॉफिट्स। जितना भी आपका प्रॉफिट्स है उसका 100% आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 80IC। 80IC इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपको ये रिडक्शन मिलेगा। व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? इसमें आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये एरिया आएगा इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, विच इज 80IC। यहाँ पे आपको क्या कंडीशन स्पेसिफाइड करना है, क्या कंडीशन फुलफिल करना है? यू हैव टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी स्पेसिफिक आइटम। कोई आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक आर्टिकल विच इज मेंशन्ड इन 13th शेड्यूल, वो आर्टिकल आपको या तो मैन्युफैक्चर करना है या प्रोड्यूस करना है। In case of new undertaking, it begins manufacture or production। अगर कोई नया you have started new business, तो भी you have started with manufacturing or producing of the items which are mentioned in 13th schedule। और यहाँ पे 13th शेड्यूल एंड 14th शेड्यूल इज ऑल्सो देयर, जिसके हिसाब से भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टाइम अलग है। स्पेसिफाइड एरिया, अगर 13th शेड्यूल है सिक्किम के लिए आपका 23 दिसंबर 2002 से 31 मार्च 2007 तक का टाइम था। ये 80IC का डिडक्शन उन लोगों को मिला है सिक्किम में who has started production or manufacture of these items in this period of time, 23 दिसंबर 2002 से 31 मार्च 2007। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 7 जनवरी 2003 से लेके 31 मार्च 2012 तक। व्हाई दीज प्लेसेस? ये आप सोचिए, ये जो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दीज आर द प्लेसेस जहां उतना आपका क्या बोलते हैं इंडस्ट्री स्टार्ट होने का नहीं जाता लोग, बिकॉज दीज आर नॉट फ्रेंडली प्लेसेस। यहाँ का टेरेन, यहाँ का क्लाइमेट, ये सब बहुत हार्श है, इसीलिए ये सब प्लेसेस में जल्दी से कोई इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट करना चाहता। इसीलिए ये सब स्टेट्स में स्टार्ट करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है ताकि यू स्टार्ट इन दैट टाइम पीरियड एंड यू कैन टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IC। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 97, मतलब 24 दिसंबर 97 से 31 मार्च 2007 तक अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर आर्टिकल्स मेंशन्ड इन 13th शेड्यूल, तब आपको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का
कवर्ड मिलता है अंडर सेक्शन 80IC। अब अगर कोई स्टार्ट करे तो ये 80IC का बेनिफिट नहीं ले सकता। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन सा स्टेट्स है, आई थिंक यू नो। और नहीं तो फिर यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी बताया हुआ है कौन सा स्टेट्स है। Substantial expansion means increase in investment, plant, machinery by at least 50% of the book value. Substantial expansion मतलब सपोज आप पहले भी इस स्टेट्स में काम करते थे, ये जो स्टेट्स यहाँ पे बोल रहा है इस स्टेट्स में आप पहले भी काम करते थे, बट अब आप क्या कर रहे हैं, यू हैव इंक्रीज्ड। कैसे, कितना इंक्रीज, 50%। 50% यू हैव इंक्रीज, जितना भी आपका प्लांट मशीनरी था उसमें इन्वेस्टमेंट जो भी था उसका 50%। सपोज आपके पास 1 करोड़ का प्लांट मशीनरी ऑलरेडी है, बट यू हैव बॉट और 50 lakhs का प्लांट मशीनरी, तब क्या हुआ है, दिस इज नोन एज सब्सटेंशियल इंक्रीज। तब आपको, तभी भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा इफ यू हैव इंक्रीज योर प्लांट एंड मशीनरी इन दिस एरिया। because why you have increased your plant machinery, that means only कि आपको उसमें और ज्यादा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करना है आइटम्स का। स्पेसिफाइड एरिया नाउ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मतलब दिया हुआ है, विच आर द स्टेट्स कवर्ड अंडर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। न्यू बिजनेस, ये एज डिस्कस्ड यस्टरडे, न्यू बिजनेस मतलब आपका बिजनेस नया होना चाहिए, कोई पुराना बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्चरिंग वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। बट इसमें आपको क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस वही है कि अगर कोई नेचुरल कॉज की वजह से आपका बिजनेस खराब हुआ है एंड यू हैव रीडेवलप्ड इट विद इन 3 years, तब वो आपका नया बिजनेस में काउंट किया जाएगा। सेम विद प्लांट एंड मशीनरी। नाउ what is the quantum of deduction? Quantum of deduction इसमें डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, स्टेट्स में। सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100% ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स फ्रॉम इनिशियल असेसमेंट ईयर। जिस साल आप स्टार्ट किए उससे 10 साल तक आप 100% ऑफ द प्रॉफिट का डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर विच स्टेट्स, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए आप 100% लेंगे फॉर फर्स्ट 5 years और फिर 25% लेंगे नेक्स्ट 5 years के लिए। तो आपका डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और सिक्किम का ज्यादा डेवलपमेंट हो, इसीलिए यहाँ पे 10 साल तक 100% दिया जा रहा है रिडक्शन। लेकिन उत्तरांचल एंड हिमाचल प्रदेश का कंपैरेटिवली बेटर है पोजीशन देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उस टाइम पे, इसीलिए उन लोग को फर्स्ट 5 years का 100% रिडक्शन था और उसके बाद 25% और 30% एज एप्लीकेबल उतना रिडक्शन है फॉर 5 years। और 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट वाला लोगों को दिया गया था 100%। अब ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया किसी भी स्टेट के लिए नहीं है, बिजनेस आप कहीं भी स्टार्ट करें आपके लिए कोई डिडक्शन नहीं था। इट वाज टिल 2007 एंड 2012 तक की आपका ये डिडक्शंस था। डबल डिडक्शन इज नॉट अलाउड, ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है, डबल डिडक्शन नहीं होगा बिकॉज एक बार आपको कहीं फायदा मिल गया है तो और फायदा नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑफ इनकम आपको टाइम में फाइल करना है। ऑडिट रिपोर्ट जैसे आपको था कि सीए फाइल करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग डेट। पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टू डी कंप्यूट प्रॉफिट, ये सब सेक्शन 80 IA में जैसे होता है वैसे ही होगा। देयर इज नो नथिंग न्यू। नेक्स्ट इज सेक्शन 80IE। 80IE भी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ही है, लेकिन वो भी ऑन सर्टेन आइटम्स। वहां पे पहले वाला में क्या था, ऑन सर्टेन आइटम्स व्हिच आर मेंशन्ड इन 13th शेड्यूल एंड 14th शेड्यूल। और यहाँ पे जो 80IE है, यहाँ पे आपका क्या है कि सम वो आइटम्स आपको बता दिया है कि कौन सा आइटम्स आपको मैन्युफैक्चर करना है। सी बोर्ड को छूने से ही ऊपर चला जाता है।
टाइम एंड नेचर ऑफ बिजनेस, 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2017, इस पीरियड में आपको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना था क्या? टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स, पान मसाला, प्लास्टिक कैरी बैग्स लेस देन 20 माइक्रॉन्स और गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज। ये सब चीज में अगर आप काम करते हैं, if you are manufacturing and producing these items, तब ये होगा एलिजिबल आइटम। सेकेंड इज अंडरटेक सब्सटैंशियल एक्सपेंशन। पहला वाला सेक्शन में सब्सटैंशियल एक्सपेंशन कितना था? जितना आपका बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसमें आपको 50% और ऐड करना है। बट सेक्शन आई में कितना है? 25% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स भी अगर आप ऐड करते हैं तो भी ये मान लिया जाएगा सब्सटैंशियल एक्सपेंशन है। इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बाय एटलीस्ट 25%, 25% भी अगर आप इन्वेस्ट कर दे तो ये मान लिया जाएगा कि आपका ये सब्सटैंशियल एक्सपेंशन है। कैरी ऑन एनी एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल बिजनेस होटल, ये सब आपको कोई अगर इसमें से आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा 80 IE में। नाउ व्हाट इज 80 IE में? मतलब कौन सा बिजनेस? होटल का बिजनेस, एडवेंचर, लीजर स्पोर्ट्स, प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी। मिनिमम आपका कैपेसिटी होना चाहिए 25 बेड्स का। मान लीजिए आप ऐसा पब्लिक हेल्थ केयर या ऐसा कोई हॉस्पिटल छोटा खोले हैं जिसमें देयर आर मिनिमम 25 बेड्स, तो भी आपको सेक्शन 80 IE में डिडक्शन मिलेगा। रनिंग एन ओल्ड एज होम, ऑपरेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, सिविल एविएशन, ये सब का अगर आप कोई ट्रेनिंग देते हैं, फैशन डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, IT रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर्स का अगर आप कोई ट्रेनिंग देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर अगर आप कोई बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब फील्ड्स में इफ यू आर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट और यू आर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस इन दीज फील्ड्स, तभी भी आपको 80 IE का डिडक्शन मिलेगा। एंड ये कब तक था? 2017 तक। लोकेशन, ये एक्टिविटीज कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होगा और यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंक्लूड सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऐसे भी नॉर्मल, जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बात करते हैं तो 7 स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया जो है, द 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, सिक्किम हमेशा बिकम्स द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का पार्ट सिक्किम हमेशा बनता है। लेकिन लास्ट सेक्शन में यू सी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेशन जो दिया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उसमें ओनली द 7 स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया का ही नाम लिखा हुआ है, नॉट सिक्किम, बिकॉज सिक्किम के लिए अलग सा प्रोविजंस वहां पे दिया हुआ था। सिक्किम के लिए अलग पीरियड ऑफ टाइम था, दैट इज 2002 से 2007, वहां पे सिक्किम के लिए अलग चीज बोला हुआ था, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को डिफाइन करते टाइम सिक्किम इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज सिक्किम अलग प्रोविजंस था सिक्किम के लिए। बट इन सेक्शन 80 IE यू सी नॉर्थ ईस्ट का डेफिनेशन में सिक्किम भी डाला गया है। जनरली व्हेन वी स्पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें हमेशा द ईस्टर्न स्टेट्स, जो 7 ईस्टर्न स्टेट्स है वो प्लस सिक्किम आता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब सिर्फ ये 7 स्टेट्स है ऐसा नहीं है, इट इंक्लूड्स सिक्किम, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का डेफिनेशन में सिक्किम को इंक्लूड किया है। न्यू बिजनेस सेम किया, वो 3 इयर्स वाला कंसेप्ट, प्लांट मशीनरी, रिटर्न आपको ड्यू डेट में फाइल करना है और CA रिटर्न फाइल करेगा 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग डेट, एक रिपोर्ट आपको CA से अपलोड करवाना है। दीज ऑल आर सेम। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? जितना आपका प्रॉफिट है उसका 100% फॉर 10 इयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। जिस साल आप अपना मैन्युफैक्चरिंग या इस बिजनेस में काम स्टार्ट किए हैं उस साल से लेके उस साल से लेके 10 साल तक आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 80 JJA। JJA में क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सपोज किसी का क्या काम है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करके प्रोसेस करने का। अगर ये काम किसी का है तो भी आपको डिडक्शन मिलता है 80 JJA में। It is available to all assessee and engaged in collecting and processing or treating of biodegradable waste.
अब आप बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या बनाने में काम आ सकता है, उसको यूज करके आप कोई बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल जैसे गोबर गैस एंड ऑल, वो सब भी आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ही बनता है। ऑर्गेनिक मैन्योर बना सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर कुकिंग पर्पस, उसमें आप अपना इट कैन बी यूज फॉर क्या बोलते हैं उसको जलाने के काम में आ सकता है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी बहुत काम है। तो जो ये काम करता है प्रोसेसिंग एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग, सी फॉर जनरेटिंग पावर, आपका पावर बन सकता है बायोडिग्रेडेबल गैस से, फ्यूल के लिए यूज हो सकता है गोबर गैस एंड ऑल बन के, बायो फर्टिलाइजर्स बन सकता है, बायो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर बन सकता है। ये सब बनाने में जिसका काम है उसको 80 JJA में रिडक्शन मिलता है। इस काम को रिडक्शन क्यों दिया गया है? सो दैट दिस वर्क इज एनकरेज्ड। ये जो काम है ये ताकि ज्यादा हो एंड यू मूव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सब जो पेट्रोल डीजल है वो नॉन रिन्यूएबल है, आप उसको वो वेस्ट करना इज रिस्की, क्योंकि इट हैज अ लिमिट, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। बट ये सब जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये आप रिन्यूएबल एनर्जी है दैट यू कैन यूज इट। वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा कभी नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमेशा रहेगा। सो इसी को रिन्यू करके इफ यू कैन यूज इट, प्रोसेस करके इसको अगर अपने यूज कर सकते तो वी आर सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए इस बिजनेस में अगर कोई है तो उसको रिडक्शन देता है 100% ऑफ द प्रॉफिट 5 साल तक। 5 साल जिस दिन से आप ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस दिन से 5 साल तक आपको जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा डिडक्शन मिलेगा 80 JJA में, एंड यू डोंट हैव टू पे टैक्स। बाकी का जो भी कंडीशंस है वो सब सेम है, डिडक्शन नॉट अलाउड। इंटर यूनिट ट्रांसफर 80 IA में डिस्कस किया था, रिटर्न आपको टाइमली फाइल करना पड़ेगा, और अगर डिडक्शन रिटर्न में आप नहीं क्लेम करते तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पूरा 80 सीरीज का यही सिचुएशन है कि यू हैव टू क्लेम योर डिडक्शन, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज 80 JJAA, वो था JJA और ये है JJAA। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस टू सेक्शन, ये JJAA है और वो पहला वाला क्या पड़ा था JJA। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। इफ यू आर एम्प्लॉइंग न्यू वर्कमैन तब आपको डिडक्शन मिलेगा। एंड एसएससी शुड बी टैक्स ऑडिट होना चाहिए, जो अपने पीजीबीपी में पढ़े थे, टैक्स ऑडिट अगर आपके एप्लीकेबल है तो ही आप ये JJAA का डिडक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट यू शुड बी एन एसएससी हु इज अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑडिट। न्यू बिजनेस इट शुड नॉट बी फॉर्म, क्या बोलते हैं, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप, नो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, कोई रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ऑडिटेड और शुड बी सबमिटेड 1 month प्रायर टू डेट ऑफ रिटर्न, और क्लेम्ड इन रिटर्न डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप रिटर्न में क्लेम नहीं किए हैं। नेक्स्ट आपको कितना, जो भी एडिशनल कॉस्ट है नया एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, जो भी एडिशनल कॉस्ट है उसका 30% आपको अलाउ होगा फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड। जब आप नया एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसके लिए, उसको हायर करने के लिए जो भी आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ, मतलब सपोज आपका एम्प्लॉय को कहीं और आपको पोस्टिंग देना है, उस पोस्टिंग में उसको घर है और एवरी फैसिलिटी यू हैव टू गिव, वो फैसिलिटी का जितना भी आपका कॉस्ट होता है एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। %30 आपको डिडक्शन मिलेगा फॉर 3 years इंक्लूडिंग द ईयर जिस साल आप फर्स्ट टाइम उसको हायर किए थे। अदर पॉइंट्स में रिटर्न आपका टाइम में होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल एम्प्लॉइज? एडिशनल एम्प्लॉइज मीन्स द टोटल एम्यूलमेंट्स पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉइज, जो आप एडिशनल एम्प्लॉइज को पेमेंट करेंगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर। सपोज आपका बिजनेस है, ऑलरेडी बिजनेस है,
तो आप अगर कोई उसमें एम्प्लॉय आप ऐड नहीं किए इस साल, तो आपका एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय विल बी नील, आपका कोई एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। बट सपोज यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड यू हैव हायर्ड 100 पीपल, तो ये 100 पीपल का सैलरी का खर्चा, सम आर वेजेस, सम आर, और उसका रिलेटेड और भी जितना भी अलाउंसेस, परक्विजिट्स, आप जितना भी इसको खर्चा दे रहे हैं फॉर दिस 100 पीपल, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, अभी आपका इतना कॉस्ट जितना भी आएगा उसका 30% आपको रिडक्शन मिलेगा 80 JJAA में। और ये कब मिलेगा? जब एसएससी इज हैविंग टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट, उसका टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, तो उस केस के एसएससी में एडिशनल कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है। अगर आपका क्या बोलते हैं ऑडिट नहीं होता, टैक्स ऑडिट नहीं होता है, तब आपको कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एडिशनल एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुज एम्प्लॉयमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन सा एम्प्लॉयज आता है? ओनली द एम्प्लॉयज हु आर एम्प्लॉयड इन प्रीवियस ईयर, और उसके वजह से आपका जो काउंट ऑफ एम्प्लॉय है वो बढ़ जा रहा है। ओके, लेकिन काउंट ऑफ एम्प्लॉय बढ़ जा रहा है तो आपको कौन सा एम्प्लॉय नहीं लेना है? द एम्प्लॉय हुज एल्यूमिनेंट्स, टोटल उसको जो पेमेंट एमोल्यूमेंट्स जो होता है, एमोल्यूमेंट्स मतलब जो उसको अपने पे करते हैं एक महीना में, डज नॉट एक्सीड 25,000 पर मंथ, मतलब 25,000 के कम वाला एम्प्लॉय को ही सिर्फ आपको काउंट करना है जब आप एडिशनल एम्प्लॉय काउंट करेंगे। मतलब सपोज you have added in this year 50 employees, उसमें से 10 एम्प्लॉय आपका 30,000 पे स्केल वाला है और 12 एम्प्लॉयज आपका 27,000 पे स्केल वाला है। मतलब ये दोनों एम्प्लॉयज 25,000 के ऊपर है, मोर देन 25,000, तो आप ये 22 एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे एडिशनल एम्प्लॉयज में। आप एडिशनल एम्प्लॉयज में कितना काउंट करेंगे? सपोज पहले आपका 100 था, अब आप 50 ऐड किए, बट एक्चुअली एडिशनल एम्प्लॉयज एज पर 80 JJAA कितना है? ओनली 28 एम्प्लॉयज। आपका इस साल एडिशनल एम्प्लॉयज कितना है? 28, क्योंकि बाकी जनों का क्या है? 25,000 का ज्यादा एमोल्यूमेंट्स वाला एम्प्लॉयज अपने काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये 28 एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है, ये 28 के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसी को आप क्या मानेंगे? एडिशनल कॉस्ट। उसी को आप एडिशनल कॉस्ट मानेंगे और उसी का 30% आपको अलाउ होगा। ठीक है, सिर्फ उसी का 30% आपको अलाउ होगा। उसके बाद आपको कोई, मतलब ये जो 22 था इसका आप कोई खर्चा अलाउ नहीं ले सकते, बिकॉज इसको आप 25,000 से ज्यादा का एमोल्यूमेंट्स दे रहे हैं। An employee for whom the entire contribution is paid by government under employees pension scheme. Employees pension scheme में उसका जो contribution है वो कौन पे करता है? गवर्नमेंट। तभी भी आप उन एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करेंगे। An employee employed for a period of less than 240 days. ठीक है, अब आपका साल का 365 डेज में अगर वो एम्प्लॉय 240 डेज से भी कम, अब 240 डेज से कम कैसे? सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? अप्रैल टू मार्च। आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च। सपोज आप कोई एम्प्लॉय को ऐड करते हैं, रिक्रूट करते हैं जनवरी 21 में। अब जनवरी 21 में अगर आप रिक्रूट करते हैं तो मार्च 21 तक वो 240 डेज कवर नहीं करेगा, तो फिर उन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को भी हम एडिशनल एम्प्लॉयज नहीं मानेंगे। तो मतलब उसका भी रिलेटेड जो कॉस्ट हो गया उसका भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पहला आपको देखना है कि 25,000 के कम वाला एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा आपको देखना है वो साल में 240 दिन या उससे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तभी और तभी आप उसको क्या मान सकते हैं? तभी आप उसको मान सकते हैं कि वो इस साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल एम्प्लॉय था और उसका रिलेटेड जो कॉस्ट है उसका 30% हम 80 JJAA में डिडक्शन ले सकते हैं।
एल्स आप उस अगर आपका ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, भले आप 50 एम्प्लॉय रिक्रूट कर चुके हैं इस साल, बट यू हैव नॉट फुलफिल्ड दीज क्राइटेरियाज, तो आपको 80 JJAA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब इसका डिडक्शन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप एडिशनल एम्प्लॉयज ले आए, आपको वो कंडीशंस फुलफिल करके एडिशनल एम्प्लॉयज लाना पड़ेगा, तभी आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा फॉर डिडक्शंस। नेक्स्ट इज सेक्शन 80LA। 80LA किसके लिए है? ऑफशोर यूनिट्स, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अपने सेल्स पढ़े थे, सेल्स SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़े थे, जहां बेनिफिट्स दिया जाता है ताकि वो जोन्स को ग्रो कराया जाए। सपोज कोई बैंक है, एनी बैंक, सपोज SBI, इसका कोई एक ब्रांच अगर SEZ में है तो अपने उसको क्या बोलेंगे? ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। कोई भी बैंक का अगर कोई ब्रांच SEZ में अवेलेबल, मतलब SEZ में है, तो हम अपने उसको बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। और सिर्फ उसी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट पे 80LA इज अवेलेबल, उसी पे सिर्फ 80LA का बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है, नॉट ऑन दिस बैंक। ऐसा नहीं है कि बैंक पे एप्लीकेबल है, ये डिडक्शन बैंक पे एप्लीकेबल नहीं है, ये डिडक्शन सिर्फ बैंक का उस ब्रांच को एप्लीकेबल है जो SEZ में है, बिकॉज दिस इज फॉर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सो अब यही तीन चीज इसमें लिखा हुआ है। सी शेड्यूल्ड बैंक ओनिंग एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसका यूनिट है, और एनी अदर बैंक इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंडिया के बाहर कोई बैंक है, उसका भी अगर कोई ब्रांच हमारे SEZ में है, इंडिया के SEZ में है, तो अपने उसको भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलेंगे। and IFSC, International Financial Service Center. Now what is International Financial Service Center? ऐसा जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है अंडर SEZ। SEZ एक्ट है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है, उसके अंदर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव किया है एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उसको भी आपने बैंक ये बैंकिंग ऑफशोर यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स बोलेंगे। तो ये तीन चीज होना पड़ेगा, बैंक का ब्रांच SEZ में है, या फिर इंडिया के बाहर कोई कंट्री का बैंक है जो अपना ब्रांच SEZ में खोल रखा है, या फिर SEZ एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एनी यूनिट एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो फिर आपको 80LA का डिडक्शन मिलेगा। सी यहाँ पे दिखाई है, SSC मस्ट बी अ शेड्यूल्ड बैंक, और उसका इंडिया में जो सेज है उसमें ब्रांच होना चाहिए। वो बैंक इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। नाउ SSC को रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एक रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा CA के से लेके, और वो क्या है? फॉर्म 10CCF। ये रिपोर्ट एक CA को फाइल करना पड़ेगा विद द रिटर्न ऑफ दिस यूनिट, सर्टिफाइंग कि ये डिडक्शन सही से क्लेम किया हुआ है, मतलब यू आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस एंड 80LA का डिडक्शन इज एक्चुअली अवेलेबल टू यू। ये फॉर्म एक CA आपको सर्टिफाई करके देगा, वो आप इन रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फाइल करेंगे। कितना डिडक्शंस मिलेगा? सी इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये जो थर्ड वाला पॉइंट था, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विस सेंटर, इसके लिए फॉर 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ 15 इयर्स, जितना साल आपको कमेंसमेंट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट की है, 15 साल में कंटिन्यूअस 10 साल आप 100% ऑफ द इनकम का डिडक्शन ले सकते हैं। एंड फॉर अदर केस मतलब पहला दो केस, अगर आपका ब्रांच है SEZ में, तब आप क्या करेंगे? तब आपको पहला 5 साल 100% ऑफ डिडक्शन लेना है, और नेक्स्ट 5 इयर्स 50% ऑफ द इनकम आपको डिडक्शन मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। 80LA में सिर्फ यही है, आपका सेल्स में बैंक होना चाहिए, और वो बैंक का डिडक्शन आप कैसे लेंगे? अगर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है तो 15 साल में 10 साल का डिडक्शन मिलेगा,
कोई भी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, या फिर अगर आपका एसईजेड में बैंक है या फिर कोई बाहर के कंट्री का बैंक का ब्रांच एसईजेड में है, तो आपको फर्स्ट 5 इयर्स तक 100% डिडक्शन मिलेगा और नेक्स्ट 5 इयर्स तक 50% डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80LA। नेक्स्ट इज सेक्शन 80M। 80M क्या चीज का सेक्शन है? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। नाउ इट इज अवेलेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। Gross total income of SSC includes any income by way of dividends from any other domestic company. Suppose एक कंपनी है A लिमिटेड, ठीक है, इसके इनकम में किसका डिविडेंड है? B लिमिटेड का। एक सपोज ये इसका शेयर्स होल्ड करता है, और अगर ये इसका शेयर्स होल्ड करता है तो डेफिनेटली इसको डिविडेंड मिलता होगा जब ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है। तो ए लिमिटेड का इनकम में दूसरा एक कंपनी बी लिमिटेड का डिविडेंड है, तो ये क्या हो गया? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, कंपनी के इनकम में कंपनी का डिविडेंड, ठीक है। एंड एसएससी डिस्ट्रीब्यूट्स, और ये जो डिविडेंड इसके पास जमा हुआ है, ये भी डिविडेंड क्या करता है? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है विद इन ड्यू डेट। अगर विद इन ड्यू डेट, अगर वो रिटर्न मतलब रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उस डेट में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है ए लिमिटेड, तब आपको 80M में डिडक्शन मिलेगा। 80M में क्या डिडक्शन मिलेगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या चीज का मिनिमम? बी लिमिटेड से ए लिमिटेड को डिविडेंड मिला, सपोज बी लिमिटेड से ए लिमिटेड को डिविडेंड मिला 10 लाख, और ए लिमिटेड क्या किया? रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले में अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, कितना? 12 लाख, ठीक है। ए लिमिटेड को मिला कितना डिविडेंड? 10 लाख। बी लिमिटेड से 10 लाख रुपया डिविडेंड मिला, और ए लिमिटेड विद इन ड्यू डेट अपना शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया? 12 लाख। तो आपको 80M में डिडक्शन कितना मिलेगा? लोअर, मतलब आपको 10 लाख का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80M। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंपनीज, बिकॉज एक कंपनी को दूसरे कंपनी से डिविडेंड लेना है, और अगर उसको 80M का डिडक्शन चाहिए तो रिटर्न फाइलिंग डेट में उसको डिविडेंड अपना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सब काम कंपनी ही कर सकता है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअल या एचयूएफ या कोई भी नहीं कर सकता, कंपनी कर सकता है। सिर्फ डिविडेंड सिर्फ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए ये सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनीज, और वो भी डोमेस्टिक कंपनीज। सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को 80M है अवेलेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज। सेक्शन नेक्स्ट इज 80PA। नाउ इफ यू हैव स्टडीड प्रोड्यूसर कंपनीज, आपका लॉ में प्रोड्यूसर कंपनीज है कि नहीं सिलेबस में हमको आइडिया नहीं है, बट इफ यू हैव स्टडीड प्रोड्यूसर कंपनीज, तो प्रोड्यूसर कंपनी इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंपनी। उसका अपना पूरा एक्ट है, उस एक्ट की अपना पूरा एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट में ही है, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनीज का सब कुछ अपने तरह से होता है। जैसे अपना नॉर्मल कंपनीज है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसका जो लॉज है that is not applicable on producer company। producer company अलग से defined है under companies act, और उसका पूरा set of laws भी अलग बनाया हुआ है for producer companies। producer companies generally आपका जो agriculture related एरिया है उसमें आपको producer companies देखने मिलेगा। generally producer companies उसी में रहता है। Now this 80PA का जो डिडक्शन है, this is available only to producer companies। टोटल और आपको ये 80PA का डिडक्शन लेने के लिए प्रोड्यूसर कंपनीज का जो टोटल टर्नओवर है, कोई भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ये 80PA का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो आपको 100 करोड़ तक ही अपना टर्नओवर अगर है किसी प्रोड्यूसर का कंपनी का, तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा 80PA। और वो क्या करता है? वो एलिजिबल बिजनेस करता है। अब एलिजिबल बिजनेस में क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसका जो मेंबर्स है प्रोड्यूसर कंपनीज को तो कुछ लोग मिलके बनाए होंगे, तो वो लोग जो है मेंबर्स,
दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो लोग बनाते हैं एंड वो मार्केटिंग में फिर वो लोग उसको बेचते हैं। परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने के लिए आप कोई इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे हैं जैसे ट्रैक्टर या कोई भी ऐसा सामान जो आपका एग्रीकल्चर में यूज होगा वो आप खरीद रहे हैं, सीड्स, लाइव स्टॉक्स और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर इस बिजनेस में है। या फिर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेस करते हैं। ये चीज आई सेड यू प्रोड्यूसर कंपनीज में जनरली काम एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है। तो ये तीन चीज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, अगर ये काम आप करते हैं और आपका 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है तो आपको 80 पीए में डिडक्शन मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। नाउ सी ये डिडक्शन अभी भी अवेलेबल है, असेसमेंट ईयर 25-26 से नहीं मिलेगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2001 मतलब कब से नहीं मिलेगा 80 पीए का डिडक्शन? 1 अप्रैल 24 सॉरी 25 1 अप्रैल 24 से ये डिडक्शन आपको और नहीं मिलेगा। मतलब 31 मार्च 24 तक ही सबको, जितना जन प्रोड्यूसर कंपनीज है उन लोग को 80 पीए का डिडक्शन मिल रहा है। 1 अप्रैल 2024 से ये डिडक्शन और नहीं मिलेगा। जैसे आपका बाकी सेक्शंस में हम लोग पढ़े उसका टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के बाद नहीं मिलता है। 80 पीए अभी भी एक्टिव डिडक्शन है जो कि आफ्टर 1 अप्रैल 24 नहीं मिलेगा। नाउ सी ये कुछ सेक्शंस है जिसमें टाइम लिमिट है कि ये इस साल से इसी साल मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, जिसमें कुछ नहीं लिखा है। जैसे 80C, 80D, E, F, G, ये सब जितना भी आप पढ़े, GGA, वो सब में कहीं टाइम लिमिट नहीं है, वो थ्रू आउट मिलता है। जितना दिन आपको अपना रिटर्न फाइल करना है यू कैन टेक द डिडक्शंस। सिर्फ कुछ ये जो स्पेसिफिक सेक्शंस है which are basically to promote the specific industry और specific region, उन लोग को एक टाइम लिमिट का डिडक्शन दिया है, उसके बाद और डिडक्शंस नहीं है। ये टाइम लिमिट क्यों दिया जाता है? टू हेल्प देम, ताकि वो अपना 5-10 साल में खुद को सेटल कर ले एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट पेइंग टैक्स। इसीलिए फॉर देयर बेनिफिट्स ये डिडक्शन दिया जाता है। नाउ QQB, 80 QQB किसके लिए है? ऑथर ऑफ बुक्स, जो बुक्स लिखते हैं उनको जो रॉयल्टी इनकम मिलता है उसका डिडक्शन उन लोगों के लिए है 80 QQB। ठीक है, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल असेसी। इसमें कोई वो नहीं है कि इस असेसी को मिलेगा या उस असेसी को नहीं मिलेगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल जितना जन है सबको मिलेगा। प्रोफेशन क्या होना चाहिए? प्रोफेशन आपका ऑथर होना चाहिए। यू शुड बी एन ऑथर, यू शुड राइट बुक। बुक कोई भी हो सकता है, लिटरली, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स ये सब लिखते हैं वो सब नहीं। यू हैव टू राइट प्रॉपर बुक्स। वो कोई भी बुक आप लिखिए, और लिटरेचर का, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर, कैसा भी बुक आप लिखिए, उस बुक के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सपोज इफ यू आर राइटिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो ऑथर्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए बुक्स लिखते हैं वो ऑथर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द ऑथर्स जो नॉवेल्स लिखते हैं या फिर कोई वैसा बुक्स लिखते हैं विच पीपल रीड फॉर एज अ हॉबी। जो स्कूल का बुक्स है, कोर्स का बुक्स है, या कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, ये सब बुक्स जो ऑथर लिखते हैं उन ऑथर्स पे 80 QQB एप्लीकेबल नहीं है। नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम आपका ग्रॉस टोटल इनकम में आपको कोई भी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी या कॉपीराइट इंक्लूड होना चाहिए। यू हैव रिसीव्ड एन अमाउंट एज रॉयल्टी और कॉपीराइट, तभी आपको डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन QQB। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ इतना जितना भी इनकम आपका आता है और 3 लाख विच एवर इज लोअर, उतना का आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ सच इनकम और 3 lakhs विच एवर इज लोअर। ये क्या है? रॉयल्टी का बात कर रहे हैं हम। अगर आपको रॉयल्टी मिला तो 100% ऑफ रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लोअर। सपोज आपको कॉपीराइट के लिए कुछ बुक मिल रहा है या कोई और अमाउंट मिल रहा है फॉर राइटिंग बुक्स, उसमें आपको क्या करना है? सपोज रॉयल्टी और फी
इज नॉट मोर देन 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक। 15% जितना भी बुक का वैल्यू है, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक से ज्यादा नहीं है रॉयल्टी। तो 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख। सपोज रॉयल्टी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक से भी ज्यादा है, जितना बुक आपका बिका 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक से भी ज्यादा अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा है बुक पे, तो 100% ऑफ सच इनकम कंसिडरिंग रॉयल्टी एज 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड और 3 लाख। अगर आपको 15% से ज्यादा का रॉयल्टी मिल रहा है, सपोज आपका एक बुक का दाम है 1000 रुपीज। अब बुक का रॉयल्टी कैसे मिलता है? 15% रॉयल्टी आपको मिल रहा है, और 15% रॉयल्टी कितना होगा? 150 रुपीज। 15% रॉयल्टी मतलब 150 रुपीज पर बुक। सपोज आपका 1000 कॉपीज सेल होता है, तो आप कितना टोटल इनकम अर्न किए? 1.5 लाख और 3 लाख, विच एवर इज लोअर उसका रिडक्शन मिलेगा। और 3 लाख मतलब 1.5 लाख का आपको रिडक्शन मिलेगा 80 QQB में, ठीक है। बट सपोज नेक्स्ट वाला केस में क्या बोलता है? 15% से ज्यादा है रॉयल्टी, सपोज आपको 20% है, एक बुक पे 20%, तो आपको 200 रुपया रॉयल्टी इंटू आपका 1000 कॉपीज सेल हो गया, तो आपको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया रॉयल्टी का मिलेगा और 3 लाख, विच एवर इज लोअर। इसमें से कुछ भी लोअर। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? 2 लाख का रिडक्शन मिलना चाहिए था, बट नो, ये नहीं होगा। क्या होगा? अगर आपका रॉयल्टी 15% से ज्यादा है, तो ये मान लिया जाएगा डिडक्शन के टाइम पे, जब आप इनकम बुक करेंगे तो आपको जितना रॉयल्टी मिला है उतना ही बुक करेंगे। इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप रॉयल्टी का इनकम 2 लाख रुपए ही बुक करेंगे। बट अगर आप जब आप डिडक्शन का टाइम पे मतलब 80 QQB जब आप कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका रॉयल्टी 15% ही था। तो मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि 1.5 लाख रॉयल्टी मिला है और 3 लाख विच एवर इज लोअर। जब रॉयल्टी 15% से ज्यादा है, तब आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा व्हाइल टेकिंग डिडक्शन कि आपका रॉयल्टी 15% ही है। जब कम है तब कुछ नहीं। सपोज आपको 10% रॉयल्टी मिलता, अगर 10% रॉयल्टी मिलता मतलब 1000 बुक्स बिकने से 100 रुपया करके आपको मिलता 1 लाख, तो 1 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो आपको 1 लाख का डिडक्शन मिलता अंडर सेक्शन 80 QQB। कम में कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको मिलेगा उतना ही आप लेंगे, बट ज्यादा अगर आपको मिलता है 15% से, तो आपको लिमिट लगाना है 15% तक। मतलब ये आपको अज्यूम कि आपको 15% ही मिला है। ओके, दिस इज 80 QQB। और एक सेम चीज है आपका 80 RRB। 80 RRB में क्या है? ऑन पेटेंट्स। जैसे बुक्स, तो बुक्स आपको पता ही है बुक्स क्या होता है। पेटेंट्स क्या होता है? इफ यू हैव आइडेंटिफाइड एनीथिंग या फिर यू हैव रिसर्च्ड एनीथिंग, कोई चीज आपका खुद का है, उसके लिए अपने क्या करते हैं? जैसे शॉप्स का ट्रेडमार्क्स होता है, और फिर कॉपीराइट्स होता है, बुक्स एंड ऑथोरिटी, ये जो वर्क्स होता है बुक्स के लिए कॉपीराइट्स होता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल के लिए क्या होता है? पेटेंट। मतलब अगर आपका पेटेंट है, नो वन कैन सेल इट विथ एनी अदर पर्सन। जैसे आप कोई भी बुक या कुछ खरीदते हैं, तो आपको वहां पे लिखा हुआ रहता है कि क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट इज पनिशेबल। तो जिसका जो वर्क है वो उसी का वर्क है। यू कैन नॉट, ये जो क्रिएटिव वर्क है या ये जो है, इसमें आप यू कैन नॉट सेल इट ऑन योर नेम, दैट वो फिर आपका पेटेंट लॉज, कॉपीराइट लॉज, ट्रेडमार्क लॉज पे अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सब वर्क्स को अपना नाम देने के लिए अपने ये सब चीज करते हैं। जैसे बुक्स के लिए कॉपीराइट है, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल के लिए अगर इफ यू हैव रिसर्च या आप कुछ इन्वेंट किए हैं, कोई नया टेक्निक, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आपको क्या होता है? पेटेंट करवाते हैं आप उसका कि ये मेरा है। इफ समवन एल्स इज सेलिंग ऑन हिज नेम और हर नेम, तो फिर दैट इज पनिशेबल अंडर पेटेंट एक्ट। तो ये पेटेंट के लिए भी जैसे आप कॉपीराइट या रॉयल्टी मिलता है, तो आपका कुछ इन्वेंशन या रिसर्च पे भी आपको ऐसा ही अमाउंट मिलता है। पेटेंट और रॉयल्टी अमाउंट मिलता है ऑन पेटेंट्स।
तो एसएससी को क्या करना पड़ेगा, एसएससी हैज अर्नड इनकम, और ये पेटेंट आपका रजिस्टर कब हुआ था, 2003 के बाद, 1 अप्रैल 2003 के बाद अगर आप अपना पेटेंट रजिस्टर करवाएं तो आपको ये पेटेंट का अगर आपको कुछ इनकम होता है तो यू हैव डिडक्शंस। इसका क्या डिडक्शन है, इसका भी उतना ही है, 100% प्लस 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर। Okay, so this was your till 80 RRB. So now if next class अगर होगा, if students come, then इसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू। और क्लास नहीं होगा, और आज और कोई क्लास नहीं होगा।